गुड इवनिंग एवरीबॉडी। आज हम पढ़ेंगे द लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड, जो कि बेहद इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और काफ़ी बड़ा टॉपिक है, जो आज के टाइम में ज़्यादातर लिटरेचर एब्सर्डिज्म पर ही आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो टर्म literature of absurd is applied to many works in drama and prose fiction. The common view of such fiction and dramatic composition is that the human condition is essentially absurd. तो लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड में जो कुछ भी लिखा जाता है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही होता है कि मनुष्य की कंडीशन, यानी कि इस संसार में मनुष्य की स्थिति मूल रूप से एब्सर्ड है, यानी कि उसके कोई मायने नहीं है। वो क्या करता है, कहाँ जाता है, किससे मिलता है, इस सब के कोई मायने नहीं है। ज़्यादातर लिटरेचर जो अंडर लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड लिखा गया है, उसके पढ़ने के बाद यही समझ में आता है कि उसके प्रोटोगोनिस्ट कैरेक्टर्स जो कोई भी एक्शन परफॉर्म करते हैं नॉवेल में, प्ले में या किसी भी फॉर्म ऑफ फिक्शन में, जैसे कि सैमुअल बेकेट के वेटिंग फॉर गोडो में दो ट्रैम्प्स होते हैं जो किसी ऐसे व्यक्ति से ऐसे स्थान पर मिलते हैं जिसे वह नहीं जानते हैं। वह भी नहीं जानते कभी उससे मिले हैं कि नहीं मिले हैं, वो कैसा दिखता है और वो एग्जिस्ट करता भी है कि नहीं, लेकिन वो एब्सर्डिज्म को फॉलो करते हुए ऐसे स्थान पर खड़े होकर वेट करते हैं जो कि आ भी सकता है और नहीं भी आ सकता है। इसी तरह एब्सर्डिज्म यही मानता है कि ह्यूमन कंडीशन इज एसेंशियली absurd. These absurdities accordingly adequately be represented in the works of literature that are themselves absurd. तो इस तरह का एब्सर्डिज्म केवल उन्हीं तरह के लिटरेचर में पर्याप्त रूप से प्रस्तुत किया जाता है जो कि लिखे ही गए हैं एब्सर्डिज्म के मैनर में। द मूड एंड ड्रामेटर्जी ऑफ द एब्सर्डिटी वर मैनिफेस्टेड एज अर्ली एज इन द ईयर 1896 इन अ फ्रेंच प्ले उबू रॉय उबू द किंग। तो इसकी शुरुआत 1896 के ही आसपास शुरू हो जाती है एब्सर्डिज्म लिटरेचर की, जो कि लिखा गया था अल्फ्रेड जेरी के द्वारा, जिन्होंने लिखा था उबू रॉय। The literature of absurd has its roots in movements of expressionism and surrealism. तो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर के रूट्स जो भी मूवमेंट्स थे एक्सप्रेशनिज्म और surrealism में भी पाए जाते हैं। The presence of absurdity is also found in the fiction written in 1920s of Franz Kafka, The Trial, The Metamorphosis। 1920 के आसपास लिखे गए फ्रेंच काफ्का के द्वारा द ट्रायल और मेटामॉर्फोसिस में एब्सर्डिटी यानी कि बेतुकापन, यानी कि चीज़ें जिस तरह से घटित होती हैं उसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं होता। जैसे कि काफ्का के द ट्रायल में एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, किस लिए गिरफ्तार किया जाता है, कौन गिरफ्तार करता है, उसको ऑर्डर होता है कि कोर्ट के समक्ष आपको प्रस्तुत होना होता है, लेकिन ना तो उसको टाइम बताया गया रहता है, ना प्लेस बताया गया रहता है, कब आना है, कहाँ आना है, मीन्स कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है। इसी तरह मेटामॉर्फोसिस में भी होता है कि सुबह सुबह एक व्यक्ति जागता है और खुद को पाता है किसी एक बड़े से कीड़े में बदला हुआ। एब्सर्डिस्ट पूरी तरह से एब्सर्ड है, कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं होता है। तो एब्सर्डिस्ट लिटरेचर का यही उद्देश्य होता है जिसमें बताया जाता है कि आदमी क्या करता है, जो भी करता है उसके कोई मायने नहीं होते हैं। The current movement, absurd literature, emerged in France after the havoc wreaked by World War II, 1939 to 1945। तो एब्सर्डिज्म मूवमेंट शुरू हुआ था फ्रांस में सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद। दो वर्ल्ड वार हुए, वर्ल्ड वार फर्स्ट, वर्ल्ड वार सेकेंड। तो दोनों के दोनों वर्ल्ड वार एक तरह से एब्सर्ड ही थे। उसमें किसने क्या पाया ये तो नहीं पता, लेकिन क्या खोया ये जरूर मालूम है।
दोनों के दोनों युद्ध किस लिए हुए, उसका कोई रैशनल एक्सप्लेनेशन नहीं है कि किसने शुरू किया, क्यों शुरू किया और क्या मिला उसको, लोगों ने जाने गंवाई। इस तरह से वर्ल्ड वार के बाद ही, सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही इस तरह का लिटरेचर सामने आया फ्रांस में। Thus, this movement was a rebellion against the rudimentary beliefs in traditional literature and culture. हमेशा से जो भी लिटरेचर, चाहे इंग्लिश में हो या किसी भी लैंग्वेज में लिखा गया लिटरेचर हो, फ्रेंच, इंग्लिश, जर्मन, इन सभी भाषाओं के लिटरेचर में एब्सर्डिज्म की शुरुआत सेकेंड वर्ल्ड वार के बाद ही हुई थी, और ये एक तरह का विद्रोह था परंपरागत संस्कृति और साहित्य के खिलाफ। द ट्रेडिशनल फिलॉसफी, कल्चर एंड लिटरेचर assumes that human beings are fairly rational creatures. Absurdism एब्सर्डिज्म मूवमेंट खुद को रिप्रेजेंट करता है एक रिबेलियन के तौर पर, जो था ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर के खिलाफ। ठीक है, ट्रेडिशनल कल्चर और लिटरेचर मानता है कि मनुष्य जाति फेयरली, काफ़ी हद तक तार्किक प्राणी होते हैं, जो एक इंटेलिजिबल या फिर पार्शली इंटेलिजिबल यूनिवर्स में रहते हैं, और उनमें क्षमताएं होती हैं नायकत्व की, डिग्निटी की, चाहे वे जीत में हो या हार में हो। तो ये व्यू है ट्रेडिशनल कल्चर एंड लिटरेचर का। लेकिन एब्सर्डिज्म के व्यूज इससे ठीक उलट हैं। इन द एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी ऑफ लर्नेड मैन लाइक जीन पॉल सार्टर एंड अल्बर्ट कैमस, एग्जिस्टेंशियल फिलोसफी के विद्वानों का मानना है कि देयर हैड बीन अ वाइडस्प्रेड ह्यूमन बीइंग who is in isolated existence cast into an universe unknown to him. These men conceive the human world possesses no inherent truth, value or meaning. तो एग्जिस्टेंशियल फिलॉसफी के विद्वान मानते हैं कि मनुष्य जिस संसार में रहता है, उस संसार में मूल रूप से ना तो कुछ सत्य है, ना ही कोई वैल्यू है, ना ही किसी चीज का कोई अर्थ है। तो सीधे सीधे एब्सर्डिज्म ट्रेडिशनल लिटरेचर और कल्चर का जस्ट अपोजिट था। ऑब्वियसली ये मूवमेंट था, मूवमेंट या तो किसी के खिलाफ होता है, किसी के पक्ष में होता है। तो ये एब्सर्डिज्म मूवमेंट एस्टेब्लिश्ड ट्रेडिशनल लिटरेचर एंड कल्चर के खिलाफ था। ह्यूमन लाइफ इज रिप्रेजेंटेड एज अ फ्रूटलेस सर्च फॉर पर्पस एंड सिग्निफिकेंस। एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में ह्यूमन लाइफ को ऐसे रिप्रेजेंट किया जाता है जो कि एक फ्रूटलेस सर्च, बिना निष्फल प्रयास होता है उद्देश्य और महत्व की प्राप्ति के लिए। when this futile effort moves from nothingness and ends likewise in nothingness, जो कि शून्य से शुरू होता है और शून्य पर ही अंत होता है। where this search must end finding an existence that is anguished and absurd, और यह सर्च जाकर खत्म होती है कहाँ पर, जहाँ पर व्यक्ति को जो भी इन सर्च ऑफ पर्पस एंड सिग्निफिकेंस होता है, उसको पीड़ा और अतार्किकता का ही सामना करना पड़ता है। इसमें जो भी एग्जाम्पल दिए गए हैं, चाहे फ्रेंच काफ्का के हों, सैमुअल बेकेट के हों, या अन्य राइटर्स के जो कि एब्सर्डिस्ट लिटरेचर में जिन्होंने योगदान दिया है, उनकी रचनाओं के बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर्स में पढ़ेंगे। चाहे वो फ्रेंच काफ्का का ट्रायल या मेटामॉर्फोसिस हो, या सैमुअल बेकेट का अननेमेबल, या फिर वेटिंग फॉर गोडो, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे विस्तार से अगले लेक्चर्स में। लेकिन पहले क्लियर कर लेते हैं कि बेसिकली एब्सर्डिस्ट लिटरेचर यानी कि एब्सर्डिज्म क्या है। इन मिथ ऑफ सिसिफस 1942 एल्बर्ट कैमस कहते हैं कि इन अ यूनिवर्स दैट इज एब्रप्टली डिप्राइव्ड ऑफ इल्यूजन एंड ऑफ लाइट। एल्बर्ट कैमस मिथ ऑफ सिसिफस, जो कि 1942 में लिखा गया था, कहते हैं कि एक ऐसे संसार में जिसमें से अचानक से सारे इल्यूजन्स और नॉलेज को हटा दिया जाए,
तो मनुष्य की स्थिति क्या होगी? वो एक अजनबी बनकर रह जाएगा। उसका अस्तित्व एक इररिडीमेबल एग्जाइल होकर रह जाता है। मतलब वो एक एग्जाइल में पड़ा हुआ, जैसे किसी व्यक्ति को कहीं से भगा दिया जाए और कहीं दूसरी जगह जाए, वो उसे सब कुछ छीन लिया जाए। इसी तरह कैमस कहते हैं कि एक ऐसे यूनिवर्स में जो अचानक से ही सभी भ्रमों से मुक्त हो जाए, सब ज्ञान उससे छीन लिया जाए, तो मनुष्य क्या हो जाएगा? एकदम स्ट्रेंजर हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू कैमस, दिस सेपरेशन बिटवीन मैन एंड हिज लाइफ कंस्टिट्यूट द सेंस ऑफ एब्सर्डिटी। कैमस कहते हैं कि इस तरह का अलगाव मनुष्य और उसके जीवन के बीच, जाहिर सी बात है, अगर किसी मनुष्य के जीवन का औचित्य ही छीन लिया जाए तो उसके पास क्या रह जाएगा? कुछ नहीं, सब कुछ इरेशनल हो जाएगा उसके लिए। यूजीन आयनेस्को दूसरे फ्रेंच ऑथर हैं जिन्होंने बाल सपरानो 1949 एंड द लेसन 1951 लिखी थी। उन्होंने स्पष्ट तौर पर, काफी खुले तौर पर वर्णन किया है द एब्सर्डिटी ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस, मनुष्य के अस्तित्व के अतार्किकता यानी कि बेतुकेपन को बड़े ही अच्छे ढंग से बताया है। कहते हैं, डिटैच्ड फ्रॉम हिज रिलीजन, अपने धर्म से अलग, मेटाफिजिकल, अपने आध्यात्म से अलग, और ट्रांसेंडेंटल रूट से अलग, यानी कि उत्तरोत्तर वृद्धि, जिसमें वो आगे बढ़ना चाहे, उसकी प्रगति छीन ली जाए, उसका आध्यात्म छीन लिया जाए, उसका धर्म छीन लिया जाए, मैन इज लॉस्ट। तो सब कुछ छीन ही गया तो मैन, आदमी भी खो ही जाएगा। ऑल हिज एक्शन बिकम सेंसलेस, एब्सर्ड एंड यूजलेस। वो जो भी करेगा वो सेंसलेस, एब्सर्ड और यूजलेस हो जाएगा। आइनोस्को ने कहा कि मूड इन द लिटरेचर ऑफ द एब्सर्ड, पीपल ड्राउनिंग इन मीनिंगलेसनेस कैन ओनली बी ग्रोटेस्क्यू। आइनोस्को कहते हैं लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड के मूड पर बात करते हुए, पीपल ड्राउनिंग इन मीनिंगलेसनेस, निरर्थकता में डूबते हुए व्यक्ति, कैन ओनली बी ग्रोटेस्क्यू, केवल हास्यास्पद हो सकते हैं, और उनकी जो भी कठिनाइयाँ, परेशानियाँ, उनके कष्ट जो होते हैं, वे सभी ओनली अपीयर ट्रेजिक बाई डेरिजन, उपहास के तौर पर केवल दुखदायी प्रतीत होते हैं और कुछ नहीं। द मोस्ट एमिनेंट एंड इन्फ्लुएंशियल राइटर इन द लिटरेचर of absurd both in drama and prose fiction, Samuel Beckett, 1906-1989, was an Irishman who lived in Paris, France, and sporadically wrote in French and then translated his writings into English. तो क्लियर हो गया। बेकेट के प्लेज वेटिंग फॉर गोडो 1954, एंड गेम 1958, इनके दोनों प्ले लीडिंग प्लेज ऑफ एब्सर्डिस्ट लिटरेचर हैं। इनमें बताया जाता है इरेशनलिज्म, अतार्किकता, हेल्पलेसनेस, निस्सहायता, एंड एब्सर्डिटी ऑफ लाइफ इन ड्रामेटिक फॉर्म्स। साहित्य की विधाओं में नाटकीय रूप से अतार्किकता, निस्सहायता और बेतुकेपन को इनके सैमुअल बेकेट के प्लेज में बताया गया है। दैट डिनाई रियलिस्टिक सेटिंग, इनके प्लेज रियलिस्टिक सेटिंग को भी डिनाई करते हैं, लॉजिकल रीजनिंग को डिनाई करते हैं, और एक कोहेरेंटली इवॉल्विंग प्लॉट को भी डिनाई करते हैं। यानी कि हर तरह से इनके प्लेज, यानी कि सैमुअल बेकेट के प्लेज में आपको एब्सर्डिटी देखने को मिलेगी। जब हम इनके वेटिंग फॉर गोडो को डिस्कस करेंगे तब हम इन सब चीज़ों को विस्तार से डिस्कस करेंगे कि प्लॉट का कोई इवॉल्वमेंट नहीं हुआ है, कोई लॉजिकल रीजनिंग नहीं है, दो टर्म्स है, वेटिंग फॉर अन अननोन पर्सन, जिसके साथ ये सोचते हैं कि कभी इन्होंने वायदा किया था मिलने का, उसके बारे में नहीं पता है, ये भी नहीं जानते कि है भी कि नहीं है। तो इन सब चीज़ों को हम इनके प्ले वेटिंग फॉर गोडो डिस्कस करते समय पढ़ेंगे। इन वन ऑफ द सैमुअल बेकेट्स वर्क वेटिंग फॉर गोडो, ठीक है, वही बात आ गई। टू ट्रम्स, व्लादिमीर एंड एस्ट्रागोन, आर प्रेजेंटेड इन अ वेस्ट प्लेस, fruitlessly and helplessly waiting for person named Godot, who may or may not be real at all, and with who they sometimes think they may have an appointment. As one of the terms says, nothing happens, nobody comes, nobody goes. It's awful. कुछ नहीं होता, कोई नहीं आता, कोई नहीं जाता, बड़ा ही भयावह है, कोई मतलब नहीं है इसका। सैमुअल बेकेट का प्ले वेटिंग फॉर गोडो दो तरीके से
एब्सर्ड है। पहली बात तो बड़ा ही कॉमिक है, इरेशनल है और नॉन कॉन्जिक्वेंशियल है, यानी कि इसका कोई परिणाम नहीं निकलता है। दूसरा है कि एक पैरोडी है, न केवल पारंपरिक मान्यताओं जो कि आधारित हैं पश्चिमी संस्कृति पर, बल्कि उन कन्वेंशंस और जेनेरिक फॉर्म्स का जो कि ट्रेडिशनल ड्रामा में ऑलरेडी चल रहे होते हैं। बेकेट का अप्रोच फिक्शन, मेलोंडाइज 1958, द अननेमेबल 1960, प्रेजेंट्स एन एंटी हीरो। बेकेट के दोनों प्लेज नॉन अप्रोच फिक्शन एक एंटी हीरो को प्रेजेंट करते हैं, हु प्लेज आउट द एब्सर्ड मूव्स ऑफ द एंड गेम ऑफ द सिविलाइजेशन इन अ नॉन वर्क व्हिच टेंड्स टू नेग्लेक्ट द सुटेबिलिटी ऑफ इट्स लैंग्वेज। ठीक है, मेलोंडाइज और अननेमेबल एक एंटी हीरो को प्रेजेंट करते हैं जिसके एब्सर्ड मूव्स, इरेशनल मूव्स सिविलाइजेशन के खात्मे की, एंड गेम की पूरे की पूरी पटकथा लिखते हैं। फ्रेंच प्ले राइट जीन जेनेट के अर्ली वर्क्स ऑफ फ्रेंच प्ले राइट जीन जेनेट, इंग्लिश मैन हेरोल्ड पिंटर जिन्होंने द बर्थडे पार्टी लिखी है, एडवर्ड एल्बी, ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने लिखा है एब्सर्ड लिटरेचर के आधार पर अपने वर्क्स को। द प्ले ऑफ टॉम स्टपार्ड का प्ले रोजनक्रंट एंड गिल्डेस्टर आर डेड 1966, ट्रेवेस्टीज 1964 explored the device of absurdity theater for comic ends. The absurd movement has similarity with black comedy or black humor. Absurd movement की समानता पाई जाती है ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर में भी। ब्लैक कॉमेडी और ब्लैक ह्यूमर में कैरेक्टर्स जो कि बेलफुल, नेव या inept by disposition play out their roles in a nightmarish and fantastic world in which the events are simultaneously comic, horrifying और absurd। तो ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक फार्स में इसके कैरेक्टर्स बेलफुल या तो घातक होते हैं, या तो नौसिखिए होते हैं, या फिर अक्षम होते हैं बाय डिस्पोजिशन, अपनी क्षमता के अनुसार प्ले आउट दियर रोल्स, अपना अभिनय करते हैं इन नाइट मेरिस एंड फैंटास्टिक वर्ल्ड, बड़े ही विभत्स संसार में या बड़े विलक्षण संसार में अपने किरदार अदा करते हैं, जिसमें घटनाएं एक ही साथ कॉमिक भी हो सकती हैं, होती हैं, हॉरिफाइंग भी होती हैं और एब्सर्ड भी होती हैं, सब एक ही साथ होता है। यूजीन आयनेस्को ने ऐसे फिक्शन को ट्रेजिक फार्स कहा है। तो ब्लैक कॉमेडी या ब्लैक ह्यूमर ट्रेजिक फार्स के एग्जांपल्स हैं जोसेफ हेलर का कैच 22, इसको भी हम डिस्कस करेंगे, 1961, थॉमस पिंचन का 1960, थॉमस पिंचन का 5 1963, जॉन इरविंग का द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू गार्प 1978 ब्लैक कॉमेडी ब्लैक ह्यूमर या उदाहरण है। स्टैनले कुब्रिक्स का डॉक्टर स्ट्रेंज लव ब्लैक कॉमेडी का उदाहरण है जो कि सिनेमा पर आधारित है। तो हमने आज डिस्कस किया एब्सर्डिस्ट लिटरेचर या लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड को। लिटरेचर ऑफ एब्सर्ड क्या है हमने ये जाना, कौन कौन से लेखक थे, उन्होंने क्या क्या लिखा, इस सब के बारे में डिस्कस किया। तो अपने नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट प्लेज और पोस्ट फिक्शन को जो लिखे गए हैं इन द वेन ऑफ एब्सर्ड लिटरेचर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, एंजॉय करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू।